चलिए तो आज हम लोग इतिहास पे बात करेंगे। इतिहास के सर्वाधिक चर्चित कांग्रेस और कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण अधिवेशन को, इन अधिवेशनों को जानना और समझना इसलिए उचित है क्योंकि किसी भी परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं और उम्मीद करेंगे कि आपके आने वाले किसी भी पीसीएस लेवल के एग्जामिनेशन में जिन जगहों को आप देख रहे हो और समझने की कोशिश करोगे वहां से जरूर सवाल पूछे जाएंगे। आप पे नजर रखिए कांग्रेस के ऊपर। आप जानते हैं कि कांग्रेस के स्थापना के उपरांत ही देश की राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी शुरू होती है। आप ये भी जानते हैं कि संघर्ष 1757 ईस्वी के बाद कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा है जिस वर्ष में हम लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ कोई ना कोई युद्ध या आंदोलन ना किया हो। लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय स्वरूप की बात की जाती है तो कांग्रेस के स्थापना के बाद ही ऐसा संभव हो पाता है और इसलिए हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी भी जानना शुरू कर देते हैं। आप जानोगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होती है और 85 से लेकर के 1947 तक यानी कि 62 वर्षों के संघर्ष को आपको याद रखना है। और इन 62 वर्षों में कांग्रेस के किन विशेष स्तरों पर अधिवेशन आयोजित हुए, उन अधिवेशनों का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप देखो, सबसे पहले कांग्रेस से संबंधित 2 या 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स। कांग्रेस का पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था जिसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दी गई थी। आप पहली महत्वपूर्ण पॉइंट्स को याद रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था जिसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दी गई थी। और कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन पूना में आयोजित होनी थी, लेकिन आपने सुना होगा कि प्लेग के अचानक फैल जाने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के गुरु गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को आयोजित हुई और उस अधिवेशन में शामिल होने वाले कुल प्रतिनिधियों की संख्या जो थी ये 72 थी। इस पॉइंट को याद रखेंगे। आप देखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियम ह्यूम थी। और आप ये भी जानते हैं कि एलन ऑक्टेवियम ह्यूम जो थे वो स्कॉटलैंड के थे। अगर आपसे देश पूछ दिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का तो आपको याद होना चाहिए कि वो इंग्लैंड यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कहा जाना चाहिए। बाद में आप देखोगे कि वो ब्रिटिश सरकार में एक अधिकारी के पद को जरूर सुशोभित किया था, लेकिन वो स्कॉटलैंड से संबंधित थे। 2 चीजें यहाँ देखेंगे आपको याद होना चाहिए कि संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को ही कांग्रेस का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ कांग्रेस, क्योंकि ए.ओ. ह्यूम 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद 1905 ईस्वी तक कांग्रेस के सचिव पद को सुशोभित करते रहे और 1912 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब उन्हें भारतीय कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया जाता है, फादर ऑफ इंडियन कांग्रेस। आप देखोगे कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 ईस्वी से लेकर के 1888 ईस्वी तक रही है। आप ये भी जानेंगे कि कांग्रेस के प्रारंभिक दिनों में खुद ब्रिटिश प्रशासक भी संस्थापक कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के वक्त ब्रिटिश प्रशासकों ने भी साथ दिया था, लेकिन बाद में जब कांग्रेस फलने फूलने लगा और कांग्रेस की गतिविधियां ज्यादा तेज हो गई तब ब्रिटिश प्रशासकों ने न केवल कांग्रेस की आलोचना शुरू कर दी बल्कि कांग्रेस के पतन की भी उन लोगों ने कांग्रेस के पतन की भी उम्मीदें करनी शुरू कर दी। आप देखोगे कि लॉर्ड डफरिन जो कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों की पार्टी है जिसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाना चाहिए। यानी कि उनका ये मानना था कि
कांग्रेस इतनी सूक्ष्म पार्टी है, इसमें इतनी सदस्यों की संख्या, कार्यकर्ताओं की इतनी कम संख्या है कि इसे सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देखे जाने योग्य है। आप देखोगे कि लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर अग्रसर है और मैं इसके पतन में शांतिपूर्ण योगदान देना चाहता हूं, मैं इसके शांतिपूर्ण पतन में योगदान देना चाहता हूं। आप तीसरी बात देखोगे, अश्विन कुमार दत्त, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है। आप विपिन चंद्र पाल के बारे में देखेंगे, इन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि ये याचना संगठन है। जैसे कि आप लोगों ने प्रारंभिक के दिनों में देखा था कि पेटिशन पीरियड और प्रोटेस्ट, यानी जो सेफ्टी वॉल्व होती है, जिसको कई लोगों ने ये कहा था कि सुरक्षा बॉल अंग्रेजी सरकार के द्वारा तैयार की गई है और भारतीय नेताओं की जो रणनीति थी, जिसको उन्होंने भिक्षावृत्ति या याचना संस्थान के रूप में चिन्हित कर दी थी। किसने? बिपिन चंद्र पाल ने। अब बंकिम चंद्र चटर्जी ने तो यहां तक आरोप लगाया कि प्रारंभिक के दिनों के जो कांग्रेसी लीडर्स हैं वे पदों के भूखे हैं। और आप लाला लाजपत राय के बारे में, लाला लाजपत राय ने कह रखा था या कहा था प्रारंभिक नीतियों के कारण कि ये शिक्षित लोगों के द्वारा लगाए जाने वाली एक राष्ट्रीय मेला है। आप इस प्रकार से कई लोगों को कांग्रेस के संदर्भ में अपने वक्तव्य को देते हुए या उनकी जो भावनाएं थी कांग्रेस के प्रति उनको व्यक्त करते हुए देखेंगे। इनको भी आपको याद रखना होता है, क्योंकि कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण कथन को आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। और आप जैसा कि देखेंगे, देश की आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस अपने स्थापना के उद्देश्यों को पूरा कर चुका है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को अब समाप्त करके नए लोकतंत्र में नई पार्टी के साथ हम लोगों को काम करने चाहिए। लेकिन कहते हैं कि गांधी की मांग को या गांधी की भावना को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस के अन्य नेताओं ने इसी पार्टी के साथ आने वाले लोकतंत्र के चुनाव में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और आज भी कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। तो आपको कांग्रेस के संदर्भ में विभिन्न वक्तव्य को आपको याद रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि कांग्रेस के विशेष अधिवेशन वो कौन कौन से थे, जिन विशेष अधिवेशनों से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो याद रखिए, अभी बोर्ड पर भी आपको नजर आ रही है बहुत सारी चीजें, और हम पहले आपको बोल देना चाहते हैं क्योंकि इन चीजों को आपको याद रखना होगा। आप जानते हो कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। कहां होती है? तो जानते हैं कि मुंबई में होती है। और कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन अगर मुंबई में आयोजित होती है तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप ये भी देखेंगे कि वो प्रथम अधिवेशन में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 72 थी। आप द्वितीय अधिवेशन की बात कर रहे हैं, 1886 ईस्वी में आयोजित होती है। कहां आयोजित हुई थी? कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में हो गई थी। आपको मालूम है इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और इंडियन एसोसिएशन को स्थापित करने का श्रेय सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस को दिया जाता है। जैसे कि आपको मालूम है 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन के सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पार्टिसिपेट नहीं की थी। 1886 ईस्वी के अधिवेशन में न केवल पार्टिसिपेट करते हैं बल्कि अपनी पूरी संगठन को भी कांग्रेस में विलय कर देते हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखनी होती है कि किस अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो दूसरा अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन? तो कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तृतीय अधिवेशन आपको याद रखना होता है 1887 ईस्वी में होती है। मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी ने इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और मुसलमानों को भारतीय कांग्रेस से जुड़ने के लिए अपील भी किया गया था इसी अधिवेशन के दौरान। आप चतुर्थ अधिवेशन को देखोगे जो 1888 ईस्वी में आयोजित की गई थी, इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया, प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष होते हैं। और इस अधिवेशन की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि लाला लाजपत राय न केवल इस अधिवेशन में पहली बार शामिल होते हैं बल्कि अपने सभा को संबोधित उन्होंने हिंदी में किया था। यानी हिंदी में पहली बार बोलने का श्रेय लाला लाजपत राय को दिया जाता है। इसके पहले जितने भी अधिवेशन हुई थी उन अधिवेशनों में हिंदी की कोई संबोधित करने वाला कोई शख्सियत नजर नहीं आता है। तो आप
विभिन्न एग्जामिनेशनों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अधिवेशन से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपने अगर इन चारों पॉइंट को याद रखा, क्या क्या, आप यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात है कि 85 में अगर व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे तो वो प्रथम हिंदू अध्यक्ष हुए हैं कांग्रेस के, याद रखेंगे। द्वितीय अधिवेशन अगर दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में संपादित होती है तो ये प्रथम पारसी अध्यक्ष हुए हैं कांग्रेस के। और तृतीय अधिवेशन अगर सैयद बदरुद्दीन जी के नेतृत्व में हुई थी तो इस अधिवेशन को प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ने अध्यक्षता की थी, इसको याद रखना है। और चतुर्थ अधिवेशन अगर जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में होती है तो ये प्रथम न केवल अंग्रेज अध्यक्ष बल्कि ईसाई अध्यक्ष भी हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इस तरीके की कॉन्सेप्ट के साथ प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस ने अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की प्रयास की थी, क्योंकि उनका यह मानना था कि संपूर्ण भारत के लोगों को एकजुट करने के लिए इसकी जो स्वरूप होगी वह संपूर्णता को प्राप्त कर लेनी चाहिए। और इस प्रयास में उन्होंने न केवल, आप देखोगे कि जो प्रारंभिक अधिवेशन थी अगर भारत के पश्चिम में होती है, क्योंकि बंबई अगर भारत के पश्चिम में तो आप देखोगे कि द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता भारत के पूर्व में होती है, और तृतीय अधिवेशन देखोगे भारत के दक्षिण में होती है, और चतुर्थ अधिवेशन देखोगे कि उत्तर पूर्व में होती है। इस प्रकार से देखा यह भी जा रहा है कि भारत के जो ये कांग्रेस अधिवेशन होती है वह अधिवेशन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये चारों दिशाओं के लोगों को इस संगठन से जोड़ने के प्रयास में अधिवेशनों को भी अलग अलग दिशाओं में आयोजित की गई थी। और साथ साथ अलग अलग धार्मिक के समुदाय के लोगों को इसकी अध्यक्षता भी प्राप्त हुई थी। हम आपको ये बतलाना चाहेंगे कि चौथी अधिवेशन के बाद 1892 ईस्वी का अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में आयोजित हुआ था, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी 1892 ईस्वी में। आप देखोगे कि इस अधिवेशन में आपको उसी वर्ष 1892 ईस्वी के वर्ष में ही दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने का गौरव प्राप्त होता है। यानी कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी किस वर्ष, तो 1892 ईस्वी। और आपको याद रखना होगा 1893 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन, जिस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इस अधिवेशन में उन्होंने भारत में सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने की मांग की थी। आप 2 मिनट इधर गौर करोगे प्लीज। आपको हम बतलाना चाहते हैं कि विभिन्न एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कुल कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। तो पहली 1886 ईस्वी की कलकत्ता अधिवेशन, दूसरी 1893 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन, और तीसरा आप देखोगे कि 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात और आगे कर ले। अभी तक कांग्रेस के विशेष अधिवेशनों पे कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन अभी बीच बीच में कभी कभी आपको विशेष अधिवेशन भी नजर आएंगे। अभी तक हमने क्या बोला कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है। पहली अधिवेशन को देखा आपने। 1886 ईस्वी में कांग्रेस की द्वितीय अधिवेशन, 87 की तृतीय अधिवेशन, 1888 की चतुर्थ अधिवेशन, 1892 ईस्वी की अधिवेशन को देखा जो इलाहाबाद में होती है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जिसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर आपने 1893 ईस्वी की कांग्रेस अधिवेशन को देखा जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। फिर हमने आपको 1896 ईस्वी की कांग्रेस अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 1896 ईस्वी की कलकत्ता में आयोजित होने वाली कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी, और उस मंच से पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ था, जो हमारे देश की राष्ट्रीय गीत है। आप जानते हैं राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों अलग अलग चीजें होती है, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम। तो राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग की पहली बार किस मंच से, तो 1896 ईस्वी, अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी। आयोजित कहां हुई थी अधिवेशन 1896 का, तो कलकत्ता में, और वहां पहली बार आपको वंदे मातरम का गायन देखा गया था। 1905 ईस्वी काफी महत्वपूर्ण ईयर है। 1905 ईस्वी बनारस का अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले उस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, और उसमें बंगाल विभाजन एवं लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों का विरोध की गई थी।
आपने सुना होगा कि लॉर्ड कर्जन कई प्रकार की नीतियों को लेकर आते हैं जो देश के आमजनों को पसंद नहीं था, और सबसे बड़ी उनकी जो बंगाल का विभाजन था वो इतनी बड़ी रोष में परिणत हो जाती है कि आपने देखा होगा देश का प्रथम आंदोलन बंगाल के विभाजन के उपरांत थी, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये 1905 ईस्वी 1906 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन भी काफी महत्वपूर्ण है, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, और स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में देखने को मिलती है। तो 1896 ईस्वी 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। आप ये भी जानते हैं कि उस समय तक स्थिति ये हो गई थी कि जो उग्रपंथी जो लीडर्स थे बाल पाल लाल अरविंद घोष जैसे, उन लोगों का यह मानना था कि कांग्रेस की नीतियों में बदलाव होना चाहिए, और बदलाव वही कर पाएंगे जिनकी नीतियां जो है उदारवादी न हो। और उन लोगों की ये कोशिश थी कि अब हमें भी अध्यक्षता मिलनी चाहिए, मतलब 1907 ईस्वी की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय को प्राप्त हो, एक उग्रपंथी लीडर को। लेकिन उदारवादियों का यह मानना था कि नहीं, रासबिहारी घोष ही अध्यक्ष हो। और ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि नरम दल और गरम दल दो अलग अलग दलों में विभाजित हो जाती है। 1907 ईस्वी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो जाती है। याद रखेंगे इसको। यहां से हम सवाल पूछेंगे कि आखिर 1907 ईस्वी सूरत विभाजन हुआ क्यों? तो नरमवादियों और उग्रपंथियों के बीच की जो वैचारिक विभिन्नताएं थी उसका एक खामियाजा कांग्रेस के विभाजन के रूप में देखने को मिला। लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने का दबाव ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप 1908 ईस्वी में देखोगे मद्रास अधिवेशन सूरत अधिवेशन के बाद रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में ही होती है, और कांग्रेस के संविधान का निर्माण होता है। क्योंकि साथ में जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी उस स्थिति को आगे आने वाले दिनों में ना उत्पन्न होने दिया जाए, इस प्रयास में कांग्रेस के संविधान का निर्माण आपके 1908 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में होती है, जिस मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष के द्वारा ही की गई थी। और 1908 ईस्वी के बाद आप 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन को पुनः याद कीजिए, क्योंकि कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता विष्णु नारायण धर ने की थी, और यहाँ पर राष्ट्रीय गान की गायन हुई थी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जन गण मन अधिनायक जय, जो राष्ट्रीय गान है उसको 1911 ईस्वी में आप देखेंगे कलकत्ता अधिवेशन में। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। 1916 लखनऊ अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन की दो खासियत है। पूर्व में 1907 में जो कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था, कहते बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के दोनों गुट पुनः उनका एकीकरण होता है, नरम दल और गरम दल का। आप देखेंगे यानी लीग जो है पहली महत्वपूर्ण विशेषता नरम दल और गरम दल का विलय, और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि पहली बार 1916 ईस्वी के अधिवेशन के दौरान ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ आने वाले दिनों में स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रयास करेगी। इसके लिए समझौता होता है जिसको लीग कांग्रेस समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो 1916 की दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण याद रखना होता है, काफी महत्वपूर्ण यह है। अभी 1917 ईस्वी की कलकत्ता अधिवेशन को इसलिए याद करेंगे क्योंकि कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार आयरलैंड की एक महिला एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने का गौरव हासिल होता है। आप ये जानोगे और देखोगे कि 1917 ईस्वी में भारत की कोई पहली महिला नहीं, बल्कि आप ये देखोगे कि प्रथम महिला, यानी आपसे दो सवाल पूछे जाते हैं कि भारत की वो कौन प्रथम महिला थी जिन्हें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने का गौरव हासिल है, तो सरोजनी नायडू। लेकिन अगर ये पूछी जाए कि पहली महिला वो कौन थी जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने का गौरव हासिल है, तो वो एनी बेसेंट है। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट, 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू, और 1933 ईस्वी में आप याद करोगे नलिनी सेन गुप्ता होती है जिनको कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने का गौरव हासिल है। यानी देश की आजादी के पूर्व तीन आप महिलाओं को देखेंगे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। लेकिन यहां याद रखिए प्रथम महिला 1917 ईस्वी
कलकत्ता अधिवेशन एनी सेट। उसके बाद आप 1920 ईस्वी की कलकत्ता अधिवेशन जो कि विशेष अधिवेशन था, उस 1920 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी और उस अधिवेशन में आपको असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को वहां भी पारित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अंततः 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता बी राघवाचारी ने किया था, वहां न केवल कांग्रेस के संविधान में संशोधन की गई थी बल्कि असहयोग आंदोलन को भी पूर्णतः पारित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि विभिन्न अधिवेशनों को, जिन अधिवेशनों को याद आप रखेंगे और उन अधिवेशनों को आपको याद रखना है। उसके अलावा 1920 के बाद अभी हम लोग बात करेंगे 1922 ईस्वी, 22 के बाद हम लोग बात करेंगे 1925 ईस्वी और अन्य अधिवेशनों को। अभी तक हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा उनको याद रखने की कोशिश होनी चाहिए। 1920 ईस्वी तक हम लोग कर पाए हैं। असहयोग आंदोलन जिस अधिवेशन के उपरांत शुरू हो पाया, आपने देखा कि किस प्रकार से आपका लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विशेष अधिवेशन होते 1920 में, बाद में 1920 में ही नागपुर में अधिवेशन होती है बी राघवाचारी के नेतृत्व में, और बाद में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग आंदोलन होती है। तो 1920 के बाद महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन को एक नज़र देखेंगे, उसके बाद एक रिवीजन करेंगे और हम आपको वादा कर सकते हैं कि आप किसी भी टेस्ट पेपर को बनाओ और देखो कि क्या कोई क्वेश्चन बाहर जाता है कि नहीं। यह प्रयास है मेरा, इस प्रयास को आपकी सराहना मिलनी चाहिए, ऐसी उम्मीद भी करते हैं। तो 1920 के बाद हम लोग 1922 ईस्वी का वह महत्वपूर्ण अधिवेशन जो गया में थी, बिहार में 1912 ईस्वी में पहली अधिवेशन आयोजित हुई थी बांकीपुर में, और द्वितीय बिहार में अधिवेशन जो आयोजित हुआ वह गया में किसने अध्यक्षता की थी, CR दास। इसीलिए इसको याद रखेंगे। गया अधिवेशन में कुछ विवाद भी उत्पन्न हो जाती है। आप सबको जानते हैं कि गया अधिवेशन में उत्पन्न होने वाले विवाद का ही नतीजा था कि 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में कांग्रेस से अलग होकर के CR दास और मोतीलाल जैसे नेताओं ने स्वराज पार्टी को गठित की थी। तो 1922 ईस्वी गया अधिवेशन अध्यक्षता CR दास, बिहार में ये जोड़ दिए। प्रथम कहां, बिहार में, तो बांकीपुर में। कब, तो 1912 ईस्वी में। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1923 ईस्वी में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ था जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने की थी, और आप जानते हैं कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष थे। सबसे लंबे अवधि तक भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने का श्रेय मौलाना अबुल कलाम आजाद को ही है, और सबसे कम उम्र में इन्होंने 1923 ईस्वी दिल्ली विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की है। 1924 बार बार पूछा जाता है, बेलगांव कर्नाटक में एक जगह है, ये गांव नहीं है, ये शहर ही है, और महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम और एकमात्र बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। और यहाँ एक और कहानी उभर के आती है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग अलग राहों पर चल पड़ते हैं। 1916 में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता हुआ था वो अंततः 1924 आते आते टूट जाती है। 1925 ईस्वी काफी महत्वपूर्ण है, कानपुर में अधिवेशन होती है, सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता करती है, और आप ये जानते हैं कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसके पहले अधिवेशन का उल्लेख है 1917 ईस्वी में जो प्रथम महिला थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला आप देखो सरोजिनी नायडू। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हिंदी को कांग्रेस की आधिकारिक भाषा घोषित कर दी जाती है कानपुर अधिवेशन में 1925 ईस्वी में, काफी महत्वपूर्ण है। 25 के बाद 1926 ईस्वी की वो विशेष अधिवेशन, ये विशेष अधिवेशन नहीं है, विशेष कारणों से इस अधिवेशन को हम लोग याद रखते हैं, इस कारण से 1926 को भी याद रखना है। गुवाहाटी S श्रीनिवास अयंगर इसकी अध्यक्षता करते हैं, और इस अधिवेशन की खासियत थी कि इसी अधिवेशन में कांग्रेसी नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। 1926 ईस्वी का वो अधिवेशन जिसमें खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था वो थी आपकी गुवाहाटी अधिवेशन, S श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में होने वाली अधिवेशन। 1929 ईस्वी इतनी इंपॉर्टेंट है कि पीसीएस में कितनी बार क्वेश्चन पूछी जाती है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर के रावी नदी के तट पे
जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन थी, उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेहरू जी ने ये घोषणा की थी कि अब हमें औपनिवेशिक राज नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो 1929 ईस्वी की लाहौर अधिवेशन को भी आपको याद रखना होगा। और 1931 ईस्वी की कराची अधिवेशन भी काफी महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि आपने सुना होगा कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह तथा उनके दोस्तों को फांसी के तख्ते पे झुला दी जाती है। और उनके तुरंत बाद यानी 23 मार्च के बाद 29 मार्च को जब कराची में अधिवेशन आयोजित हो रही थी और उस अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो उस अधिवेशन में गांधी जी को पहली बार काले झंडे का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यूथ काफी आक्रोशित थे भगत सिंह और उनके दोस्तों को फांसी दिए जाने के कारण, क्योंकि उनका यह मानना था कि गांधी अगर इरविन के साथ समझौते में इनकी रिहाई की मांग करते तो अंग्रेजी सरकार रिहाई कर बैठती और इन शूरवीरों को फांसी के तख्ते पे नहीं झूलना पड़ता। कारण जो भी हो इस पे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहली बार काले झंडे का सामना कराची अधिवेशन में करनी पड़ती है। और आप ये भी याद रखेंगे कि जब काले झंडे का सामना हो रहा था तो गांधी जी कराची अधिवेशन में खड़े होकर कहते हैं कि आप गांधी का विरोध करके गांधी को मार सकते हैं, लेकिन गांधी के दर्शन को मारना संभव नहीं है। गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मर सकता। ये वक्तव्य उन्होंने 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दी थी। काफी महत्वपूर्ण। और कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव भी पारित हुआ था, इसीलिए 1931 ईस्वी के इस कराची अधिवेशन को याद रखना पड़ेगा। आप उसके बाद 1937 ईस्वी के अधिवेशन फैजपुर में पहली बार गांव में यह अधिवेशन होता है। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं महाराष्ट्र भी देते हैं कि फैजपुर अवस्थित कहाँ है, तो कहीं महाराष्ट्र लेकिन ये पूर्णतः उत्तर प्रदेश की बात है, जहां जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार गांव में पहली बार गांव में अधिवेशन आयोजित हुई थी 1937 में। पूछा जाता है सवाल कि कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जो गांव में आयोजित की गई थी, तो 1937 ईस्वी का फैजपुर अधिवेशन थी। उसके बाद 1938 ईस्वी की हरिपुरा, जो कि गुजरात में एक जगह है, वहां सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में वह अधिवेशन संपन्न हुई थी। और उसी अधिवेशन में आप देखोगे कि एक राष्ट्रीय नियोजन समिति की गठन होती है 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। आपकी एग्जामिनेशन पूछी जाती है खास करके इकोनॉमिक्स में कि वह कौन सा अधिवेशन था जिस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। तो 1938 ईस्वी की वह अधिवेशन थी हरिपुरा अधिवेशन। 1939 ईस्वी में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन इस स्थिति में बदलाव आ चुका था 1939 ईस्वी में। जैसे ही गांधी जी को ये पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष बनने के दावेदार हैं, तो जानते होंगे आप लोग की स्थिति यह हो चुकी थी कि गांधी और सुभाष के मतों में काफी अंतर था। गांधी कहाँ अहिंसावादी आंदोलनों के माध्यम से देश की स्वतंत्रता चाहते थे और सुभाष आंदोलन में हिंसा को भी उपयुक्त मानते थे। तो विचारधारा की बड़ी खाई खींच दी गई थी 1939 ईस्वी तक आते आते। और ऐसी परिस्थिति में गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता प्राप्त करे, लेकिन सुभाष की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि 1939 ईस्वी में गांधी के ना चाहने के बावजूद भी यहाँ तक कहा जाता है कि गांधी ने सुभाष के खिलाफ पटाभी सीताराम मैया को खड़ा किया था, ये कहते हुए कि गांधी की ये हार नहीं होगी अगर पटाभी सीताराम मैया हारते हैं, तो यह हार पटाभी सीताराम मैया की ये हार नहीं होगी अगर पटाभी सीताराम मैया हारते हैं 1939 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस से, तो ये हार गांधी की मानी जाएगी। लेकिन आपने देखा कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता तब प्राप्त की जब उन्होंने पटाभी सीताराम मैया को पराजित किया। माना यह जाता है कि पटाभी सीताराम मैया के पराजित होने से गांधी जी कोप घोर में जा बैठते हैं, यानी कुपित होकर के, नाराज होकर के, और अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रिजाइनेशन देकर के आपको फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी का गठन किया था। आपको याद होना चाहिए कि 1939 ईस्वी में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दी कांग्रेस से, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए। तो यहाँ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुभाष के इस्तीफा देने के बाद किसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वह थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1940 ईस्वी बिहार में तृतीय अधिवेशन हुआ था। उस समय बिहार और झारखंड दोनों संयुक्त थे। रामगढ़ में आप देखोगे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद उसके अध्यक्ष थे, यानी तृतीय बिहार में। लेकिन ये ओवरऑल आप देखोगे कि 1940 ईस्वी में रामगढ़ में जो कांग्रेस अधिवेशन आयोजित होती है उसकी अध्यक्षता किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने किया। और 1941 ईस्वी से लेकर 1945 तक कोई अधिवेशन आयोजित इसलिए नहीं हो पाती कांग्रेस की, क्योंकि दूसरी विश्व युद्ध चल रही थी। उस दौरान
कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो कांग्रेस एक अवैध संस्थान के रूप में काम कर रही थी, इसीलिए कोई इसकी अधिवेशन संभव नहीं हो पाया 1941 से 45 तक। और इस दौरान अगर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। कब 1923 में दिल्ली की विशेष अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी और 1941 से 45 तक भी वही अध्यक्ष थे, इसलिए सबसे लंबी अवधि तक भी मौलाना अबुल कलाम आजाद को ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने का गौरव हासिल है। आप उसके बाद देखोगे कि किस प्रकार से 1946 ईस्वी में मेरठ में आचार्य जेबी कृपलानी के नेतृत्व में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुई थी। ये याद रखने वाली बात है कि 1946 ईस्वी में मेरठ में आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित की जाती है। और वही आचार्य जेबी कृपलानी देश की स्वतंत्रता के समय भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपसे बार बार पूछा जाता है कि देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी के बाद आपने सुना होगा कि दिल्ली में जो अधिवेशन आयोजित होते हैं उस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। लेकिन बाद के दिनों में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है तो उनकी जगह पे पटाभी सीतारमैया जो पराजित हुए थे 1939 ईस्वी में, उनको कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष करने का गौरव हासिल होता है। तो इस प्रकार से पहली वीडियो जिसमें आप 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक के जितने भी विशेष अधिवेशन है उसकी विशेषताओं के साथ हमने रखने की कोशिश की। थोड़े तेज गति से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कम समय में इस वीडियो को पूरा करना है, पहला प्रयास है। अब आप समझ सकते हो कि इतनी 62 वर्षों की अधिवेशन और उन अधिवेशनों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर एक साथ एक वीडियो में डालने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये वीडियो चैलेंज होगा। आप देश के किसी भी अन्य वीडियो को देख करके जरूर इसको देखो और आप सोचोगे कि क्या एक वीडियो में जितने तथ्य और जिन तरीके से हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, हम वीडियो में उन्हीं तथ्यों पर बात कर रहे हैं जो आपके आने वाले दिनों में परीक्षा में पूछी जाएगी। आप भरोसा रखिए कि अगर इसको कंप्लीट रूप से याद कर लेते हैं, बार बार देखिए और आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठा करके देखो, शायद ही कोई क्वेश्चन इससे बाहर पूछा जाए। तो शायद देश के किसी भी अन्य वीडियो के मुकाबले मेरा एक प्रयास रहेगा कि हम आपको कम समय में सबसे ज्यादा और सबसे सारगर्भित तथ्यों को देकर बना पाए। तो आपका कितना प्यार और समर्थन मिलता है, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है, त्रुटियां हो सकती है, थोड़ी लाइट नहीं हो सकती, बोर्ड आपको अच्छा नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आपका प्यार और समर्थन मिलता जाएगा हम आपको भरोसा देते हैं कि वीडियो की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन कंटेंट आज भी देश के किसी भी अन्य चैनल या अन्य किसी टीचर के मुकाबले आपको अच्छा लगे, ऐसा मेरा विश्वास। आप देखिए और समर्थन कीजिए। सब्सक्राइब आपको बढ़ाना है, कितना बढ़ाते हैं जितना बढ़ पाएगा और वीडियो बनाने का मनोबल मेरा बढ़ता चला जाएगा और अपने जो वक्त निकाल करके हम आपको अच्छी वीडियो दे पाएंगे, अच्छी चीजों को दे पाएंगे। तो पूरी देखिए और A to Z वीडियो का अध्ययन कीजिए, 30 या 35 मिनट जो भी लगता है एक बार जरूर अध्ययन कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए क्या बदलाव चाहते हैं, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। और उम्मीद करते हैं कि इसको आप प्यार मिलेगा मेरा, और उसी से मेरी मनोबल भी बढ़ेगी, क्योंकि कोशिश करेंगे हम। थैंक यू, जय हिंद।